जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2026 और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किया है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है पूरे भारत में। और लोहड़ी का जो त्यौहार है ना, वो आपका बहुत खुशियों भरा त्यौहार है। सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है, अच्छी फसल की कामना की जाती है और अग्नि को गुड़ तिल समर्पित किया जाता है, सूर्य की पूजा की जाती है। तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के। और पहला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? पहला प्रश्न है आपका, कुम्मी और कोलाट्टम भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों हमें बताना कि कुम्मी और कोलाट्टम कहाँ के लोक नृत्य हैं। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। दोस्तों कुम्मी और कोलाट्टम दोनों लोक नृत्य हैं ऑप्शन बी तमिलनाडु के। ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ का एक बड़ा फेमस त्यौहार है जिसको बोलते हैं पोंगल। तो पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जब होगा तमिलनाडु में। और पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में खेल होता है जिसका नाम जल्लीकट्टू, जिसमें वो क्या होता है कि सांडों की लड़ाई होती है, सांड को कब्जे में किया जाता है, अपने कंट्रोल में किया जाता है। तो पोंगल और जल्लीकट्टू कहाँ की परंपराएं हैं? तो तमिलनाडु की। और तमिलनाडु का नया साल क्या होता है दोस्तों? पुथांडू। पुथांडू तमिलनाडु का नववर्ष है। तो ये भी आप याद रखना। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कुम्मी और कोलाट्टम कहाँ के डांस है? तमिलनाडु के। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप याद रखना डोडा बेट्टा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा और ये नीलगिरी में आती है। क्लियर? ये आपसे पूछा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप बताइएगा भरतनाट्यम, जो कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तमिलनाडु से। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना जो नृत्य है वो कौन सा है? वो है आपका भरतनाट्यम। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है उड़ीसा। उड़ीसा के 2 डांस आपको बता देता हूँ। एक गोटीपुआ, बड़ा आता है एग्जाम में। गोटीपुआ कहाँ का डांस है? तो ये उड़ीसा का है। और साथ साथ आप याद रखिएगा उड़ीसा में मयूरभंज छऊ भी होता है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और उड़ीसा में एक त्यौहार होता है बड़ा फेमस है, कौन सा है? नवकलेवर। तो नवकलेवर उत्सव, ये जो है भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और जो भाई बलराम है उनके लिए मनाया जाता है। तो नवकलेवर उत्सव कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक त्यौहार और होता है नुआखाई जुआर। तो नुआखाई जुआर कहाँ मनाया जाता है? जवाब होगा आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कहा गया था कि कुम्मी और कोलाट्टम किस राज्य के लोक नृत्य? आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? चपचारकुट भारत के किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों चपचारकुट की बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा है। तो ये कहाँ का है? आपका ऑप्शन बी मिजोरम का त्यौहार है चपचारकुट, जो झूम खेती के बाद मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब चपचारकुट त्यौहार होता है ना, तो एक डांस यहाँ किया जाता है जिसका नाम है चेराम। तो चेराम डांस मिजोरम का डांस है। तो ये जरूर याद रखना, बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और चेराम डांस को क्या बोलते हैं? बैम्बू डांस बोला जाता है। तो बैम्बू डांस या चपचारकुट डांस ये कहाँ पर होता है? आपका आंसर होगा मिजोरम में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम का पुराना नाम क्या है, तो ब्रिटिश काल में मिजोरम को क्या कहा जाता था? लुसाई हिल कहा जाता था। लुसाई हिल। ठीक है। और इसका एक नाम और भी है, इसको बोला जाता था लैंड ऑफ हाईलैंडर। द लैंड ऑफ हाईलैंडर ये किसको कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है द लैंड ऑफ हाईलैंडर। क्लियर? याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मिजोरम जो है ना, यहाँ पे 2 डांस बड़े फेमस हैं। एक चेराम मैंने आपको बता दिया। एक चेल्लम डांस बहुत आता है यहाँ का, चेल्लम। और दूसरा खुल्लम। खुल्लम डांस की खास बात यह है, ये मेहमानों द्वारा किया जाता है। मान लीजिए ये मेहमान ए है और ये अपने किसी मेहमान के घर जा रहा है, तो जो मेहमान दूसरे मेहमान के घर जाता है वो डांस करेगा। तो खुल्लम डांस को मेहमानों का नृत्य कहा जाता है और ये मिजोरम में होता है। क्लियर दोस्तों? मिजोरम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? फेंगपुई। तो फेंगपुई
मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मिजोरम राज्य बनने से पहले किसका हिस्सा था, तो आप याद रखना असम का हिस्सा था। और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है मेघालय। मेघालय का सबसे फेमस त्यौहार है आपका वांगाला। तो वांगाला त्यौहार, जिसको सो ढोल का त्यौहार भी कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखना, ये कहाँ पे होता है, ये मेघालय में होता है। और इसके अलावा बेहदीन खलम भी होता है। तो बेहदीन खलम उत्सव कहाँ मनाते हैं हम, जवाब होगा मेघालय में मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। मणिपुर का त्यौहार आप जानते हैं, लाई हरोबा बहुत फेमस है यहाँ का त्यौहार। लाई हरोबा नृत्य है यहाँ का। ठीक है, लाई हरोबा त्यौहार और नृत्य दोनों मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया था चपचार कूट के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम का त्यौहार है। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल होता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्यों होता 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। तो रामसर समझौता कहता है कि जो भी आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा, और आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए जो 2 फरवरी को रामसर समझौता हुआ, उसी की स्मृति में मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो आप याद रखिएगा 2 फरवरी को होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, तो आप याद रखना विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्लियर, आर्द्रभूमि पूछा गया था 2 फरवरी को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी है, जो 2026 में चर्चा में रही। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है व्हाइट टाइगर, सूटेबल बॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग या ट्रेन टू पाकिस्तान। तो विक्रम सेठ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय, इस किताब में कहानी बताई गई है कि भारत में किस तरह से शादी के रिश्ते फिक्स होते हैं, किस तरह से लड़का ढूंढा जाता है, परफेक्ट लड़का किस तरह से मैच होता है। तो वो सब कहानी भारत की जो एक सामाजिक रीति है उसके आधार पर लिखी गई, और बड़ी फेमस किताब है। कभी आपको मौका मिले तो इसका हिंदी वर्जन पढ़िएगा आप, या इंग्लिश वर्जन, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ें। तो विक्रम सेठ की कृति है ए सूटेबल बॉय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये बड़ी फेमस किताब है, काफ़ी पूछता है आपके एग्जाम में, किसकी है, तो खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की किताब है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर किसकी है, अरविंद अडिग की है। वाइट टाइगर अरविंद अडिग की पुस्तक है, तो ये जरूर याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है, अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय, ये है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, आप याद रखिएगा। पूछा गया था विक्रम सेठ की किताब, तो जवाब होगा ए सूटेबल बॉय। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को बनी, और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लोजेन शहर। क्लियर, याद रखिएगा। और हर साल ओलंपिक दिवस कब होता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों, भारत में जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी यहाँ बहती है, मूसी नदी। तो ये जरूर याद रखना, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, और यहाँ पे मूसी नदी बहती है, आपसे पूछ सकता है। और हैदराबाद को क्या बोलते हैं, हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। भारत में मोतियों का शहर किसको कहा गया है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ये तो आंसर हो गया आपका हैदराबाद, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अगर ये भारतीय शब्द नहीं लगाएगा और आपसे कहेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो जवाब क्या होगा, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपका कटक में। तो राष्ट्रीय है कटक में और भारतीय है हैदराबाद में, इतना जरूर याद रखना। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाईग्रोमीटर क्या मापता है। तो दोस्तों, हाईग्रोमीटर जो है वो क्या मापने के लिए यूज करते हैं हम, सही जवाब क्या होगा, तो आपके ऑप्शन है वायुदाब, वायुमंडल की आर्द्रता, द्रव का घनत्व या उच्च तापमान। तो हाईग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। ठीक है दोस्तों, नमी कितनी है वायुमंडल में उसका मापन किया जाता है हाईग्रोमीटर से। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हाईग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, पेनिसिलिन दुनिया की पहली
एंटीबायोटिक थी। तो दुनिया में जो पहला एंटीबायोटिक बना उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो था वो किससे बना था, तो आप बताएंगे कवक से बना था। कवक से। किसने बनाया था, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर। और लुई पास्चर ने रेबीज की खोज की थी, रेबीज। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई नवंबर 1945 में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जवाब होगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, क्या कहा गया है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है। दोस्तों कैबुल लामजाओ आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर में है। और कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन सी झील पर है, तो आप बताइएगा, लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लोकटक झील पर घास के जो टीले मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो फुमड़ी घास के मैदान उनको कहा जाता है, फुमड़ी। तो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मणिपुर में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कैबुल लामजाओ किस के लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखें संगई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, संगई हिरण। तो ये जरूर याद रखना, संगई हिरण, जो कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, वो सॉरी राजकीय पशु है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप बताइएगा, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो वो है आपका त्रिपुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा का सबसे फेमस डांस मैं बता दूं, होजागिरी। होजागिरी कहाँ का डांस है, तो त्रिपुरा का सबसे प्रसिद्ध डांस है होजागिरी, जो मटके के ऊपर खड़े होकर किया जाता है। तो होजागिरी डांस त्रिपुरा। सिक्किम में आप जानते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और सिक्किम की जो जीवन रेखा है उसको कौन सी नदी है, तो वह है आपकी तीस्ता नदी। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी। असम आप ऑलरेडी जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व है आपका, नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व है ना। तो बहुत सारे, दिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई है। तो असम में तो बहुत सारे हैं आपके। हमसे कैबुल लामजा पूछा गया था, मणिपुरी इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, पुस्तक हिंदू स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों हिंदू स्वराज के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी की एक किताब और आपके एग्जाम में आती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। तो ये जरूर याद रखना किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी जो थे ना, ये अर्धनग्न कहाँ हुए थे, तो 1921 में मदुरई में अर्धनग्न हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो मदुरई शहर है वहाँ पे 1921 में अर्धनग्न हुए थे। और जब ये बात इन्होंने स्वीकार की कि जब तक भारत को आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक अपने आधे वस्त्र ही धारण करूंगा। तो महात्मा गांधी के बारे में आप याद रखिएगा। हिंद स्वराज इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब द ओरियन और दूसरा गीता रहस्य है। तो गीता रहस्य और ओरियन किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अब यहाँ लिखा गया आपका सुभाष चंद्र बोस, इनकी किताब का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल। तो एन इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है, तो सुभाष चंद्र बोस की किताब है एन इंडियन स्ट्रगल। क्लियर, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी किताब है, तो वह है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमसे पूछा गया था हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में है, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो जवाब होगा आपका गोमती नदी के किनारे है। तो ये जरूर याद रखना। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहली एआई सिटी बन रही है। एआई सिटी उत्तर प्रदेश की कौन से शहर में बन रही है, तो लखनऊ में बन रही है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो है आपका कानपुर में। और साथ साथ चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी को शर्करा बोलते हैं, तो राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रेशम बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलोर में। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय पूछेगा तो बेंगलोर में है। तो ये भी आप याद रखा। अगर हमसे पूछा गया था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और अगला प्रश्न, थॉमस कप का संबंध किससे है,
दोस्तों थॉमस कप की मैं बात करूं तो यह है आपका ऑप्शन बी बैडमिंटन से। और थॉमस कप केवल पुरुषों के लिए यूज होता है, ठीक है, पुरुषों के लिए। अगर आपसे पूछे सॉरी थॉमस कप पूछा ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ थॉमस कप ही है ना, हाँ सही है। थॉमस कप जो है आपका वो बैडमिंटन के लिए यूज होता है। और मैं आपको बता दूं ये तो पुरुषों के लिए है। अगर आपसे पूछे कि महिलाओं के लिए कौन सा होता है तो उबेर कप, उबेर कप भी बैडमिंटन के लिए यूज होता है लेकिन महिलाओं के लिए। तो उबेर कप महिलाएं के लिए होता है और थॉमस कप होता है आपका मेल के लिए। दोनों ही बैडमिंटन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं फुटबॉल के 2-3 कप आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे डूरंड कप बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, डूरंड, तो डूरंड कप फुटबॉल के लिए। उसके अलावा मरडेका कप बहुत आता है आपके एग्जाम में, मरडेका, मरडेका कप ये भी फुटबॉल के लिए है। संतोष ट्रॉफी बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी, तो ये भी किसके लिए है, फुटबॉल के लिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं रोबर्स कप, रोबर्स कप तो ये भी फुटबॉल के लिए है। तो ये जरूर याद रखना, फुटबॉल के लिए डूरंड कप होता है, मरडेका कप होता है, संतोष ट्रॉफी और रोबर्स कप। यहाँ लिखा गया है टेनिस, टेनिस के लिए तो सबसे फेमस आपको याद रखना डेविस कप, डेविस कप ये टेनिस के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डेविस कप। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी ना एक आत्मकथा लॉन्च हुई थी जिसका नाम द बन, द बन किसकी आत्मकथा है तो आप बताइएगा, शिखर धवन की, शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन। हमसे पूछा गया थॉमस कप, आंसर होगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी 1665 में। दोस्तों कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोशिका का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन, मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, फेदोमीटर का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, फेदोमीटर। और मैं आपको बता दूं जो फेदोमीटर है ना ये सोनार प्रणाली पर आधारित होता है। सोनार प्रणाली क्या है, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। तो सोनार प्रणाली जो होती है इसमें अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज होता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब होता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल भारत में 25 जनवरी को होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, 25 जनवरी। क्यों होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों आपको बताना है ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का मुख्यालय में बताना है कहाँ पर है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संघाई में है ब्रिक्स का मुख्यालय, ठीक है दोस्तों, संघाई चीन में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है। दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहा गया है बेंगलोर को, बेंगलोर को अपना आईटी सेक्टर और जो चिप बनाने के कारखाने हैं उसके लिए इसको कहा गया सिलिकॉन वैली। तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों यहाँ लिखा गया पुणे। अगर क्वेश्चन आए कि दक्कन की रानी किसको कहा गया, डेक्कन क्वीन किसको कहा जाता है, तो दक्कन की रानी कहा गया पुणे को, ठीक है, दक्कन की रानी पुणे। और पुणे को और क्या बोलते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भारत के किस शहर को कहा गया, तो आप बताइएगा पुणे को कहा जाता है। हमसे पूछा गया था सिलिकॉन वैली, बेंगलोर को कहा गया है। अगला प्रश्न, बुल फाइटिंग या सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग स्पेन का होता है, स्पेन। दोस्तों इसके अलावा आप याद रखना भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वह आपका तीरंदाजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। इसके अलावा आप श्रीलंका का जरूर याद रखना वॉलीबॉल। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, क्लियर, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं भारत में खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत के लिए दिवस होता है 16 सितंबर को, याद रखना। और ओजोन परत कहाँ मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं ना
उनको धरती पर सीधे आने से रोक लेती है। और अगर ये ओजोन परत ना होती तो पराबैंगनी किरणें सीधी आती, जिससे मानव को त्वचा का कैंसर, मानव की जो आँखें हैं वो खराब हो सकती थी, पौधों की वृद्धि रुक सकती थी और साथ साथ हमारा जो स्किन कैंसर है वो हो सकता था। तो ओजोन परत जो है इस अमिताभ मंडल में मिलती है और इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना कोशिश हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम रहते हैं आपके, लेकिन मैं आपके लिए इतने सारे मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ नए से नए, वरना मुझे कोई इतना वो नहीं पड़ा कि मैं आपको फ्री में ही सब कुछ दे रहा हूँ। तो आप बस इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना कोशिश हो, जितने बच्चे पढ़ सकें वो मेरे लिए ही अच्छा है और आप सबके लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे यूपी जीके के मॉक टेस्ट के साथ में। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो सुबह में स्टैटिक जीके आता है, ठीक है, दोपहर में यूपी जीके अपलोड होता है और शाम को ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 1-2 क्लासें और करेंगे हम, उसके बाद में हम डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी भी करेंगे। तो आपके जितने भी एग्जाम हो सबको फोकस करूंगा, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे होमगार्ड का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, स्टेनोग्राफर का हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी का जो भी एग्जाम हो, मतलब हर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।